नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर बिगिन टू लर्न पर, जहां आप सीखते हैं ग्रामर बेसिक से एडवांस तक डिटेल में एवं बिल्कुल आसान तरीके से। अब तक हमने जाना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जहां पर हमने नाउन को डिटेल से जाना है। प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन के यूज को पढ़ लिया है और अभी आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ और प्रोनाउन के यूज के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप क्लिक करके पिछली वीडियोस को देख सकते हैं जिससे कोई आपका टॉपिक छूट ना जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रेस्ट। जो हमारी पिछली जो हमारी प्रोनाउंस बच गई थी, कुछ प्रोनाउंस हमारी बच गई, केवल पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने सीखा है, उसके यूज सीखे हैं। तो अब हमारी जो प्रोनाउंस बच गई हैं उनमें से कुछ के यूज को आज हम सीखेंगे और अगर वीडियो लंबी हुई ज्यादा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी बची हुई प्रोनाउंस के यूज को सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूजेज ऑफ प्रोनाउन। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के बाद। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को अलग अलग बताया है, साथ ही ये भी बताया था कि एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही पार्ट होता है या फिर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हम उसे जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यूज कर दें तो हमारा वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है सर। तो एक चीज यहाँ जो मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता रहा था, वो जान लेते हैं। एक नोट आप ध्यान रखिए, वो नोट ये है कि अगर आप एम्फेटिक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहां साफ साफ लिख रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। ठीक है सर। हम एम्फेटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में या फिर स्टाइल दिखाने के चक्कर में वो ग्रामर को गलत कर देते हैं, ग्रामेटिकली अपने सेंटेंसेस को गलत बोल जाते हैं। मैं जैसे एग्जाम्पल यहां लिखूं तो मैं लिखता हूं यहां माई सेल्फ विल सी टू इट। अब असल में क्या है, उन्होंने तो स्टाइल दिखाने के लिए या फिर आपने शॉर्ट में बोलने के चक्कर में ये बोल दिया, लेकिन ये हो जाएगा गलत। ठीक है सर, ये जो आपका सेंटेंस है वो है इनकरेक्ट ग्रामेटिकली। अब करेक्ट क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा यहाँ आपको माई सेल्फ से पहले सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। अब माई सेल्फ का यूज हो रहा है तो आपको यही पता होना चाहिए माई सेल्फ किसका पोसेशन होता है, वो होता है आपका आई का। तो आई माई सेल्फ विल सी टू इट। ये आपका सेंटेंस जो है ये करेक्ट रहेगा। ये इसका एक ये यूसेज था, आप इसे या तो यूज कह लीजिए या फिर आप इसे नोट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बाकी मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जिनके पीछे सेल्फ लगा होता है प्रोनाउन के पीछे, इनको आप कंपाउंड प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। ठीक है सर। तो वो सारे के सारे प्रोनाउन मैं आपको बता दिया है, वो लिमिटेड है, उनका वही यूज है, केवल ये रिलेशन दिखाएगा कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, मीन्स करता क्या कर रहा है, अपने बारे में ही यहाँ सब्जेक्ट बताएगा। ठीक है सर। अब इसके बारे में, इसके बाद हम शुरू करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अब इसके बाद जो यूज आ रहा है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के यूज क्या क्या होंगे, इनको हम
एक एक करके जानेंगे। चलिए सर जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है यूज ऑफ दिस एंड दैट। एक नया पेज लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। यहां आएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप अच्छे तरीके से जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है सर, इतना तो आप जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम में क्या होगा आपको पता है, हम पिछली वीडियो आपने देखी है तो संकेतवाचक प्रोनाउन कौन से होते हैं आपको पता है, दिस दैट इट, ठीक है, दीज दोज, इस तरीके से आपके संकेतवाचक प्रोनाउन होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है सर, तो यहां मैं लिखता हूं यूज ऑफ दिस एंड दैट। चलिए, तो आपको ये तो पता है एक नॉर्मल सा यूज होता है कि दिस का यूज हम कब करते हैं, दिस इज generally used to refer a thing that is near to hand। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे नजदीक की वस्तु होती है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, और दैट का यूज इसका उल्टा हो जाएगा, मींस दैट रेफर्स। इसके लिए अगर दैट का यूज लिख दूं मैं तो दैट रेफर्स अ थिंग एट डिस्टेंस। जो दैट होगा वो दूर की वस्तु को दिखाएगा। ठीक है सर, जैसे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, दिस इज अ बिग शॉप, दिस इज अ बिग शॉप। ठीक है, इसमें हमने दिस को यूज किया है, प्रोनाउन दिस है इसमें। ठीक है सर, और आगे मैं लिख रहा हूं दैट इज स्मॉलर, दैट इज अ। अब यहां पर आपका कंपैरिजन हो रहा है दो दुकानों के बीच में। एक तो दिस, ये आपकी पास वाली दुकान है, ठीक है, एक आपकी बड़ी दुकान है, एक दुकान के सामने तो आप खड़े हुए हैं, किसी मार्केट में खड़े हुए हैं, तो आपकी जो नजदीक वाली दुकान है आप कहें कि ये बड़ी दुकान है, आपकी पास वाली दुकान को बता रहा है, लेकिन दैट का यूज आप दुकान दूर वाली दुकान के लिए कर रहे हैं कि वो आपकी छोटी दुकान है। ठीक है सर, इसके अलावा दूसरा जो यूज होता है, रूल नंबर अगर 2 देखें या फिर दूसरा यूज देखें तो क्या होता है, दैट एंड, अब यहां पर दैट के साथ में हम दोज का यूज पढ़ रहे हैं, दैट एंड दोज। ठीक है सर, आर यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। अब किसी सेंटेंस में एक नाउन का हम यूज कर रहे हैं तो उस नाउन का यूज बार बार ना करे, करना पड़े, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एक तो आप दैट और दोज, इन दोनों का आप यूज कर सकते हैं, दैट का और दोज का, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए। ठीक है, अब मैं
एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल को देखिए जरा क्या है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं लिखता हूं द एप्पल ऑफ कश्मीर आर स्वीटर देन दैट दोज। अच्छा, यहां अगर आप एप्पल्स है तो या प्लूरल है तो यहां आप दोज यूज करेंगे, दोज ऑफ एनी। कहने का मतलब हुआ कि कश्मीर के जो सेब हैं, एप्पल्स, इस तरफ देखिए जरा, कश्मीर के जो सेब हैं वो मीठे होते हैं। देन यहां कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। दोज, यहां आपने जो दोज का यूज किया है ये आपका प्रोनाउन है दोज, क्योंकि आपका एप्पल है वो प्लूरल है, उसके हिसाब से आपको दोज लगाना पड़ेगा। दोज ऑफ एनी, कहीं दूसरी जगह के जो एप्पल्स होंगे उनके कंपैरिजन में आपके जो कश्मीर के एप्पल्स हैं वो मीठे होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर केवल एक सिंगल एप्पल होता तो देन दैट ऑफ एनी होता, कि मीन किसी भी दूसरे क्षेत्र के सेब, यहाँ केवल एक अकेले सेब की बात होती तो देन दैट ऑफ एनी हो जाता, ठीक है। क्योंकि यहां पर एप्पल्स प्लूरल है इसलिए हमने दोज का यूज किया है, ठीक है सर। इतनी सी बात समझ में आ गई आपके में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल देख रहे हैं, वो क्या है, व्हेन टू थिंग्स। नेक्स्ट रूल देखेंगे, व्हेन टू थिंग्स which have already been mentioned are referred to this मीन्स, अगर आपकी सेंटेंस में दो वस्तुओं का हमने पहले ही जिक्र कर दिया है तो वहां आपका जो दिस होगा वो किसके लिए रेफर होगा, दिस रेफर्स टू द थिंग लास्ट वन। जो लास्ट वाली चीज का हमने जो नाम लिया है उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे, और दैट रेफर्स टू द थिंग। अब क्या बच गया, फर्स्ट मेंशन। बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो मैं दोबारा समझा देता हूं। किसी सेंटेंस में दो वस्तुओं का, दो नाउन का हमने यूज किया, दो नाउन्स हैं, ठीक है सर। तो दिस का यूज करेंगे जिस वस्तु का नाम बाद में आया है उसके लिए, और दैट का यूज करेंगे जिस वस्तु का नाम पहले आया है उसके लिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां एग्जाम्पल्स में लिख देता हूं, देखिए। मैं लिखता हूं लर्निंग एंड इंटेलिजेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखिए, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड
and that self required। अब यहां जो आपका दिस हुआ है, मैंने कहा लर्निंग सीखना, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता। सीखना और बुद्धिमत्ता दो चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। दिस मीन्स इंटेलिजेंस, क्योंकि हमने क्या कहा, नियम कहता है कि जो बाद वाली वस्तु आएगी, बाद वाली चीज का नाम आएगा किसी का, तो उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे, और जो पहले आएगी उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। तो दिस रेफर किसके लिए है, दिस किसके लिए रेफर करता है, इंटेलिजेंस के लिए। तो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ठीक है। इंटेलिजेंस जो आपका बुद्धिमत्ता जो है वो गॉड गिफ्टेड है। एंड दैट सेल्फ रिक्वायर्ड, दैट मीन्स लर्निंग, इसे हम खुद सीखते हैं। जब तक हम सीखना नहीं चाहेंगे तब तक कुछ भी हम सीख नहीं सकते। ठीक है सर, तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। ये आपका दिस दैट और दोज का यूज था, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है सर, इसका इतना सा यूज अभी बता रहे हैं। उसके बाद अब हम आगे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के यूज के बारे में। ठीक है सर, तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज पढ़ते हैं अभी। तो शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप जानते ही हैं, कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, एवरी, ठीक है, आइदर, नाइदर, इस तरीके से। ठीक है सर, तो सबसे पहले देखते हैं हम ईच का यूज। सबसे पहले देखते हैं हम ईच का यूज। तो हम यहां लिख रहे हैं ईच, is used to denote everyone, of a number of persons or things taken singly। देखिए मतलब क्या हुआ, जो आपका है ईच, ये सेंटेंस में जितनी भी वस्तु या फिर व्यक्तियों के बारे में बात करेगा उनको एक इकाई के रूप में दर्शाएगा, मतलब ये एक वचन में बना करके रख देगा। ठीक है सर, इसका यूज ऐसे होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लिख के आपको बताता हूं, एक इकाई में कैसे बना देगा ये, बहुत सारे व्यक्तियों को एक इकाई में, एक यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। अब एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाता है, तो एग्जांपल लिख देते हैं इधर। एक क्या है, मैं लिखता हूं इधर ईच एम्प्लॉई did his best for the poor। मीन्स कुछ कर्मचारी थे, उन्होंने गरीबों के लिए कुछ करना चाहा, तो उन्होंने जो भी किया, ईच का मतलब कुछ कर्मचारी थे, हमें नहीं पता नंबर कितना था, लेकिन मोर देन वन थे, उनका नंबर प्लूरल था। ठीक है, डिड हिज बेस्ट। अब आप इस हिज से समझ सकते हैं, ये जो यहाँ हिज का यूज किया गया। ठीक है, पोसेशन में जाएंगे, अगर आप पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन में आप देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में ये आपका कौन सा पर्सन आ गया सर, पॉसेसिव केस है आपका। ये पॉसेसिव केस में जाकर के अगर आप देखें हिज का मतलब ये थर्ड पर्सन में है। थर्ड पर्सन में पॉसेसिव केस में देखिए तो आप क्या होता है, ही का हिज होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल ही का हिज होता है। और वही हमने यहाँ सिंगुलर में पॉसेसिव केस यूज किया है। तो ईच के साथ हिज का हमने यूज किया है, मींस एम्प्लॉय तो थे तो ज्यादा,
लेकिन यहाँ हिज लगते ही उसका एक यूनिट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर। या फिर दूसरा एग्जांपल मैं लिख दूं, ईच ऑफ, मैं लिखता हूं ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन गेट्स प्राइज। अब कुछ बच्चे हैं, कुछ ग्रुप है, कुछ बच्चों का कोई ग्रुप है, वहां मैं कहता हूं कि इनमें से प्रत्येक बच्चा अवार्ड जीतता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा इनाम जीतता है। तो गेट्स, आप इस गेट्स से पता कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने टेंसेज नहीं पढ़े लेकिन फिर भी इतनी जानकारी तो सभी को है। गेट्स का मतलब है कि आपका ये सेंटेंस सिंपल है। सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस में आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस, तो वहां पर एस है, ईएस का यूज करते हैं वर्ब के साथ, तो वही काम इधर भी हो रहा है, गेट्स। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन, बच्चे हैं ज्यादा लेकिन गेट्स प्राइज, गेट्स लगते ही प्रत्येक बच्चा उनमें से इनाम जीतता है। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला नियम आइदर को लेकर के है, तो आइदर के लिए लिखेंगे हम इधर, आइदर यूज टू रेफर, either is used to refer to the one or the other of two persons or things। देखिए कहने का मतलब ये हो गया, मैं हिंदी में लिख दूं तो यहां मैं लिख दूं, दो मनुष्यों, किसी सेंटेंस में दो व्यक्तियों की बात हो रही है तो यहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को दर्शाएगा ये, किसी एक को दर्शाने के लिए। आइदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, सेंटेंस में किन्हीं दो वस्तुओं का यूज होगा, दो में से एक को दर्शाएगा, किसी एक को। एग्जाम्पल के लिए देखें जरा, एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, जल्दी समझ में आएगा। मैं लिखता हूं आइदर यू और सीता, आइदर यू और सीता, दो व्यक्ति हो गए, कैन गो देयर। अब कहीं जाना है, दो व्यक्ति हैं, एक तो सेकंड पर्सन यू और सीता। ठीक है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों में से दोनों को किसी एक का जाना है, तो वो कह देंगे या तो तुम चले जाओ या फिर सीता चली जाएगी। तो ये आपका जो आइदर है, ये किसी एक को, इसमें से स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, उसने कह दिया कि इसमें से कोई एक चला जाए, कोई भी एक। ठीक है, वो खुद डिसाइड कर लेंगे, और हमने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया कि तुम चले जाओ सीधा चले जाओ, हमने कहा दोनों में से कोई भी एक चले जाओ। ठीक है सर, मैं दूसरा एग्जांपल अगर लिख दूं यहां, तो देखिए आइदर ऑफ दीज कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड। दो कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो मैंने कह दिया दोनों में से कि आप आइदर किसी एक का इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों ही कंप्यूटर चालू हैं, दोनों अच्छा काम करते, तो मैंने कहा दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है ना, तो आइदर का मतलब किसी एक का, दो वस्तुओं में से किसी एक का है। ठीक है सर, ऐसे ही अब नाइदर का यूज लिखेंगे।
ये तो आइदर का यूज था। अब सीखते हैं नाइदर का यूज। तो नाइदर के लिए क्या करेंगे? नाइदर, ये तो हमको पता है इज नेगेटिव, इसका अपोजिट फॉर्म होता है ऑफ आइदर। नाइदर आइदर का नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका उल्टा हो जाएगा, इट इज यूज्ड टू डिनोट नॉट द वन थिंग। मतलब किसी एक को नहीं, वो किसी को भी नहीं करने का, नॉट द अदर ऑफ द टू, ठीक है, नॉर द अदर ऑफ टू, किसमें से? पर्सन्स और थिंग्स। पर्सन्स और थिंग्स। ये कह रहा है कि नाइदर जो है आपका नेगेटिव का मतलब अपोजिट होता है आइदर का, आइदर का नकारात्मक रूप नाइदर होता है। और इसका इस्तेमाल कब करते हैं? ये जब किसी सेंटेंस में दो व्यक्तियों की या वस्तु के बारे में बात हो रही, तो दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल ना करने के लिए, ठीक है, किसी को भी ना इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए जरा, मैं इधर एग्जाम्पल लिख देता हूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे नाइदर, अब वहां सीता थी और एक सेकंड पर्सन था यू, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं नाइदर ऑफ यू कैन बी ब्लेम्ड। मैं लिखा तुम दोनों में से किसी पर भी कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, नाइदर, ठीक है। लेकिन यही अगर आइदर होता तो आइदर में से किसी एक पर ब्लेम लगाया जा सकता था। वहीं अगर पिछले वाले एग्जांपल को ले लें तो वहां लिखा था आइदर यू एंड सीता कैन गो देयर। मैं कर देता नाइदर यू एंड सीता कैन गो देयर, तो तुम में से कोई भी वहां नहीं जा सकता, दोनों के लिए ही मना कर देते, ठीक है सर। तो एक एग्जांपल यही काफी है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, एक यहां नोट करने वाली बात है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। मैं यहां कह रहा हूं आइदर और नाइदर, इन दोनों का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, ठीक है, दो व्यक्तियों के लिए यही तो कर रहे हैं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं। दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये आप बात ध्यान रख लीजिए। इनका प्रयोग केवल दो सेंटेंस में दो व्यक्तियों की बात हो रही है या दो वस्तुओं की बात हो रही है, तभी नाइदर, उनमें से किसी एक के बारे में बात करने के लिए, किसी एक के बारे में ना बात करने के लिए आइदर और नाइदर का यूज करेंगे। किसी एक की बात करनी है तो आइदर, और किसी की बात नहीं करनी है तो नाइदर का यूज करते हैं, ठीक है। और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु आ जाए तब तब क्या होगा? तब आता है आपका, मैं लिख देता हूं अधिक की बात होने पर क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? यहाँ एनी का यूज करेंगे, ठीक है, नो वन का यूज करेंगे नेगेटिव में, पॉजिटिव में एनी का यूज करेंगे, या फिर नो वन या नन, ठीक है।
अब फिगर दिमाग में क्लियर हो गया होगा। जैसे दो में से किसी एक को परमिशन देनी है तो आइदर, और दो में से किसी को नहीं देनी तो नाइदर। ये तो दो की बात हो गई। अब दो से ज्यादा आ गए तब एनी का प्रयोग करते हैं। आप जानते ही हैं, ज्यादा स्टूडेंट हैं तो एनी वन या नो वन। ठीक है, जब ज्यादा आएंगे दो से तो उनमें से एनी के साथ वन लगा देंगे, एनी वन या नो वन। ठीक है, या फिर एनी ऑफ यू या फिर एनी वन ऑफ यू, दोनों में से कैसे भी। जैसे स्टूडेंट ज्यादा है तो हम कह देंगे यहाँ नाइदर ऑफ यू कैन बी ब्लेम्ड, तो हम यहाँ लगा देंगे नो वन ऑफ यू कैन बी ब्लेम्ड। यहाँ नाइदर की जगह नो वन का यूज हो रहा है तो पॉसिबल सी बात है, जाहिर सी बात है, वहां आपके दो से अधिक व्यक्ति हैं। ठीक है सर, चलिए इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। ईच आइदर और नाइदर। ठीक है, आर ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। इनका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, लेकिन कब? when they followed by nouns of the singular number। ठीक है सर, हम ईच आइदर और नाइदर का इस्तेमाल, ईच का, आइदर का, नाइदर का, इन सब का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब इनके बाद में कोई सिंगुलर नाउन आएगा तब। ठीक है सर, ईच आइदर और नाइदर के बाद में कोई सिंगुलर नाउन आएगा तब इनको हम एज अ एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे ईच म्यूजिशियन प्लेड हिज बेस्ट। ठीक है, तो ये जो आपका ईच है, यहां ईच के बाद म्यूजिशियन लगा हुआ है। ठीक है, मींस संगीतकार, ईच के जस्ट बाद में एक सिंगुलर नाउन आ गया म्यूजिशियन प्लेड हिज बेस्ट, तो यहां अभी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये जो आपका ईच है अब यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि किसी प्रोनाउन का। ठीक है, मींस जितने भी म्यूजिशियन हुए उनमें से हर एक प्रत्येक म्यूजिशियन ने अपना काम अच्छा किया है। ठीक है सर, तो अब ये यहां पर आपका एडजेक्टिव रहेगा, ना कि प्रोनाउन। जैसे ही मैं एक और लिखता हूं, देयर आर हाउसेस ऑन आइदर बैंक ऑफ द रिवर। मैंने लिखा नदी के किसी किनारे पर घर बने हुए हैं। ठीक है, किसी एक किनारे पर, तो आइदर बैंक, मैंने बैंड लिख दिया इसे, आइदर बैंक मीन्स नदी के दो किनारे हैं, उनमें से किसी एक किनारे पर घर बने हुए हैं। तो हमें नहीं पता, लेकिन किनारे पर घर बने हुए हैं, तो यहाँ आइदर, ये जो आपका आइदर है ये काम कर रहा है आपका एडजेक्टिव का, ना कि प्रोनाउन का। ठीक है सर, और एक और एग्जांपल मैं लिखूं इधर तो उससे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। नाइदर सम इज करेक्ट।
मीन्स आपको जो जोड़ दिए गए थे उनमें से कोई भी सही नहीं है, तो नाइदर सम इज करेक्ट, दोनों में से। अब यहां पर आपका ये नाइदर है, ये एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन। ठीक है सर। अब इसके लिए भी एक नोट है, उस नोट को हम देखते हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे। मैं लिखता हूं ईच, आइदर और नाइदर, ये तीनों शब्द हैं। ईच, आइदर और नाइदर आर फॉलोड बाय अ मस्कुलिन जेंडर। ठीक है। आर फॉलोड बाय अ मास्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर या फिर प्रोनाउन, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेमिनिन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। When gender is not clear ऑफ दिस सेंटेंस, तो मैं भूल ही रहा हूं लिखना यहां। ठीक है। अब यहां कहते हैं when gender is not clear, masculine gender is used। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपके सेंटेंस में ईच, आइदर और नाइदर इन सब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वो आपका अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन जेंडर का हम यूज करेंगे। ठीक है सर। जैसा आपका प्रोनाउन वैसा आपका जेंडर, क्योंकि हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ही का यूज मस्कुलिन के लिए, शी का यूज फेमिनिन के लिए, इस तरीके यूज करते हैं। इट का यूज हम कॉमन जेंडर के लिए कर देते हैं। लेकिन जब आपका जेंडर क्लियर है तब तो हम ही, शी, इट का यूज करेंगे। ये तो बात ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन जब आपका कोई जेंडर दिया नहीं है तब क्या करेंगे? तब की स्थिति में हम वहां मस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं लिखता हूं इधर ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डन हर हाउस वर्क। प्रत्येक लड़की ने अपना गृह कार्य कर लिया है। ठीक है सर। तो यहां गर्ल्स है तो वहां पर आपका हर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू जेंडर, यही तो बात हो रही थी। ऐसे ही आपका मस्कुलिन जेंडर के लिए यूज कर देंगे आप। जैसे मैं बोल देता हूं आइदर ऑफ दीज बॉयज हैज स्टोलन द चार्ट। तो दो लड़के हैं, आइदर का यूज आपको भी पता है। आइदर का यूज कब करते हैं? जब हैज का यूज लग रहा है तो दो बच्चे होंगे, उनमें से किसी एक ने चार्ट को चुरा लिया है। ठीक है सर। तो आइदर ऑफ दीज स्टूडेंट, दीज बॉयज हैज स्टोलन द चार्ट, तो यहां पर बॉयज का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां हैज का इस्तेमाल हमने किया है। ठीक है। दीज बॉयज तो यहां आपका मस्कुलिन जेंडर हो गया। लेकिन जब क्या होगा, तब क्या होगा, जब आपका ऊपर से साफ कर देता हूं मैं, तब क्या होगा, जब आपको कोई जेंडर ना दिया। तो उसके लिए एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं
जब कोई आपका जेंडर ना दिया हो तो मैं इधर लिखता हूं आइदर ऑफ द फ्रेंड्स हैज डन हिज ड्यूटी। अब फ्रेंड आपका कॉमन नाउन आ गया फ्रेंड्स। तो यहां पर कोई नाउन क्लियर नहीं है, यहाँ पर हम कह दें कोई भी आपका इस जगह नाउन क्लियर नहीं, जेंडर क्लियर नहीं है, ये मस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो हमने क्या किया है, हिज का यूज किया है। इसका मतलब जब आपका कोई जेंडर क्लियर ना हो रहा हो तब उसकी स्थिति में क्या करते हैं सर, उसकी स्थिति में हम मस्कुलिन जेंडर का यूज कर देते हैं, मस्कुलिन प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हिज मस्कुलिन प्रोनाउन के लिए यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर हिज का यूज कर दिया है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन का आप यूज पढ़ेंगे तब देखिए सर क्या है। तो सबसे पहला रूल हम देख लें इधर इंडेफिनिट प्रोनाउन का। आपको ये पता है इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं, आपका नन हो जाएगा या फिर वन हो जाएगा, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो हम पहला रूल पढ़ें, तो मैं यहां लिखता हूं व्हेन वन, जो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीपल इन जनरल। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय वन। जब किसी एक विशेष आदमी के लिए हम वन का यूज करेंगे तो उसके बाद भी हम वन का ही यूज करेंगे, एंड नॉट बाय अदर प्रोनाउन। जब किसी सेंटेंस में हम वन का यूज कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिखाने के लिए, तो हम उसके लास्ट में भी वन का ही यूज करेंगे, ना कि किसी दूसरे प्रोनाउन का। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल मैं आपको दूं तब आपकी समझ में आ जाएगा। मैं यहां लिखता हूं वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। वन का मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति को, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी को भी, मतलब यहां कह सकते हैं प्रत्येक का भी हो सकता है, कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति के पेरेंट्स आप जानते ही उनका आदर करना चाहिए। तो यहाँ स्टार्टिंग में वन आया और इधर आपका लास्ट में भी हमने केवल वन का यूज किया, कि दूसरे और प्रोनाउन का हमने यूज नहीं किया है। ठीक है सर, तो ये आपका एक था। दूसरा नंबर अगर देखते हैं, अब आता है नन का यूज। तो इधर में अगर नन की बात करूं तब क्या होगा, नन इज यूज्ड बोथ इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेंस। ठीक है सर, तो यहां सेंस के हिसाब से उसे सिंगुलर के लिए सिंगुलर और प्लूरल के लिए प्लूरल ऐसे हम यूज कर देंगे नन का। अब एग्जांपल अगर मैं देखूं तो एग्जांपल मैं लिख सकता हूं नन ऑफ देम हैज पेन। तो ये आपका सिंगुलर केस है। ठीक है सर, नन ऑफ देम अगर आपने यहां हैज लगा दिया
तो उनमें से किसी के पास भी पेन नहीं है, ये आपका सिंगुलर केस आ गया। अगर प्लूरल की बात करें तो हम लिख सकते हैं, पहले एक क्वेश्चन में इधर लिखता हूं, आर देयर एनी पीपुल इन द हॉल। ठीक है, मैंने पूछा क्या हॉल में कोई है, तुम क्या करेंगे, देयर इज नन। हम यहां लिख सकते हैं देयर इज नन। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है इस चीज को दिखाने के लिए कि हमने पूछा है एनी पीपुल, वहां कोई व्यक्ति है क्या हॉल में, तो एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। मैंने लिख दिया इधर देयर इज नन, मतलब वहां कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो ये आपका प्लूरल के सेंस में इधर यूज किया है इसे। ठीक है सर। अब इसके बाद में आता है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ आज हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर ही से खत्म करेंगे, उसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है सर। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं हम, जरा आप देख लेते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपको पता ही है कौन से होते हैं। अब यहां आपको पता है जितने भी WH वर्ड वाले जो क्वेश्चंस किए जाते हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, उनके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। तो अब सिर्फ इनके यूजेस पढ़ेंगे। तो पहला जो यूज है वो हम पढ़ने वाले हैं हु, whom और whose के बारे में। ठीक है, who, whom और whose, इनका यूज कब करते हैं, these are used for persons। ठीक है, इनका यूज हम किसी भी पर्सन के लिए करने वाले हैं, who, whom और whose। इतना बात ध्यान रखना कि इनका यूज किसी भी पर्सन के लिए हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लिख देता हूं, हु इज यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। देखो एग्जाम्पल बात थोड़ा पहले मैं लिख देता हूं हु का यूज कब होगा, और आपका देखिए आपका जो हु है ये आपका नॉमिनेटिव केस में यूज होगा हमेशा। हु इज यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। ठीक है, दूसरी बात अगर आप ध्यान दें इधर, तो दूसरी बात के लिए देखिए आपका जो whom का यूज है वो हमेशा whom ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, इतना ध्यान रखना। whom is used in ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और जो आपका whose है वो हमेशा पॉसेसिव केस में यूज होगा। whose is used in possessive case। हु का यूज हम कब करने वाले हैं, हु का यूज करने वाले हैं हम नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में। हुम का यूज करने वाले हैं हम ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा, और हुज का यूज हम करने वाले हैं पॉसेसिव केस में। ठीक है, अब यहां आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। मैं यहां एग्जांपल लिखूं तो सबसे पहले हु का यूज कर लेते हैं। तो मैं कोई भी क्वेश्चन लिख दीजिए, हु इज क्राइंग, मैंने यहां लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हु इज क्राइंग। तो हु आप देख सकते हैं यहां पर आपका एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, नॉमिनेटिव केस है। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। दूसरा मैं लिखता हूं हुम के लिए, तो मैं करता हूं whom do you consider the humblest boy। तो अगर आप ये कहेंगे नहीं सर आपका ये whom नॉमिनेटिव केस में आ रहा है,
तो इस चीज के कंफ्यूजन में आप नहीं रहेगा। हु इज क्राइंग का मतलब में यहाँ पर किसी का नाम लेंगे तो उसका अगर हम इसका आंसर करेंगे तो मैं लिखता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं चाइल्ड इज क्राइंग, ठीक है। तो इसका आंसर हमें जो मिला है, चाइल्ड जो है आपका, वो आपका सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है सर। ऐसे ही अगर इसका आंसर मिलेगा होम डू यू कंसीडर द हम्बलेस्ट बॉय, तो यहाँ क्या होगा, आई कंसीडर द हम्बलेस्ट बॉय, किसका, वो हम किसी भी व्यक्ति का नाम लेंगे तो ऑब्जेक्ट में उसका हम यूज करेंगे। जैसे मैं लिख देता हूं इधर रमेश, ठीक है। तो यहां इसका आंसर होगा आई कंसीडर द हम्बलेस्ट बॉय रमेश, ठीक है। आई कंसीडर द हम्बलेस्ट बॉय इज रमेश। तो हम्बलेस्ट बॉय कौन है, रमेश है। अब जो रमेश यूज किया है हमने, ये कहां आया है, आपका ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसका आंसर हमको मिला है। तो हुम का यूज हमेशा ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव केस के लिए करेंगे, मीन जिसका आंसर आप ऑब्जेक्ट के लिए करने वाले हैं, ठीक है सर। ये मिट गया है, दोबारा लग देता हूं, होम डू यू कंसीडर, whom do you consider the humblest boy, तो इसका आंसर हमको उस तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट में लिखता हूं whose specs are these, तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे whose specs are these, तो इसका आंसर हमें पॉसेसिव केस में मिलेगा, मीन these are my specs, ऐसे में लिख दूंगा my specs, या फिर specs ऑफ करके किसी का नाम लिख दूंगा मैं, ठीक है, महेश, सुरेश, रमेश, कुछ भी लिख दीजिए। तो ये आपका पॉसेसिव केस में हो जाएगा, स्पेक्स या फिर माई, माइन, योर, हिज, हिम, हर कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है सर। ये तो आपकी पहली बात रही कि आप हु को नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे हमेशा, हुम को ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा यूज करेंगे, ऐसे ही हुज को आप हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा नियम है, तो दूसरा यूज हम पढ़ने वाले हैं, वो ये है विच इज यूज्ड। दूसरा नियम हमारा विच के लिए है, विच इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। जो विच का यूज हम पढ़ने वाले हैं, वो ध्यान रखिए किस किस के लिए यूज होता है विच, किसी पर्सन के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए, दो चीजों के लिए हम विच का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, इजीली समझ में आ जाएगा। इधर आप जब एग्जांपल लेंगे, आप इजीली लिख सकते हैं विच इज द पर्सन, विच इज द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट। हम किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि वो कौन सा आदमी है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर्सन से क्लियर हो गया, आप किसी व्यक्ति का नाम ले देंगे, जैसे वो महेश था, सुरेश था, रमेश था, सीता थी, गीता थी, जो भी था, ठीक है। ये पर्सन के केस में हो गया। अगर आप किसी थिंग के केस में यूज करना है, तो फिर मैं इधर लिखता हूं विच टेबल डू यू वांट। तो मैं इनमें से कौन सी मेज चाहिए, तो ये आपकी एक वस्तु होगी, थिंग के लिए हमने इसका यूज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यूज हो, हम जहां समझ में ना आए वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है सर। अब हम यूज पढ़ने वाले हैं वाट का। तो आपका ये जो वाट है, ये हमेशा कब यूज होता है, वाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स ओनली। सबको पता है वाट का यूज हमेशा वस्तुओं के लिए करेंगे। जैसे मैं इधर अगर एग्जांपल लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं व्हाट इज दिस सैंडविच मेड ऑफ, ठीक है। व्हाट इज दिस सैंडविच
मेड ऑफ। ये सैंडविच किसका बना हुआ है? या फिर दूसरा एग्जांपल में लिख दूं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या ढूंढ रहे हो? ठीक है सर, ये तो आपका व्हाट का थिंग के लिए यूज हो गया। अगला यूज जो है वो हम इसे एक्सक्लेमेशन के लिए भी यूज कर देते हैं। अगला यूज क्या है हम जानेंगे। व्हाट इज यूज्ड समटाइम एज एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन के लिए भी हम इसे यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल में बताऊं आपको, यहां हम देख सकते हैं, जैसे कुछ भी हुआ तो हम बड़े एक साथ बोलते हैं व्हाट, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन लगा दीजिए, व्हाट। ठीक है, जैसे कोई आपका कोई मित्र खाना नहीं खाता है तो हम लिख दिए व्हाट हैव यू फिनिश्ड, जबकि आपको पता है वो खाना इतनी जल्दी नहीं खा सकता, फिर भी हमने क्या, व्हाट हैव यू फिनिश्ड फूड? क्या तुमने इतनी जल्दी खाना खत्म कर दिया? ठीक है। या फिर आपको किसी के सीक्रेट के बारे में पता चलता है कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और आपसे उन्होंने छुपाया हुआ है, तो उनके लिए आप लिख दीजिए व्हाट आर यू फैमिलियर विथ हिम? तुम उसे जानते हो क्या? तुम उसे जानते हो, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो यहाँ आपने देखा ये आपका एज एक्सक्लेमेशन भी हमने यूज कर दिया है। तो आज की वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने इसको यहीं पर रोक दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए प्रोनाउंस का यूज भी सीख लेंगे। अब तक यहाँ तक किसी भी वीडियो में आपको दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दिया, वहां से आप बाकी बची वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं फिर दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ग्रामर बहुत डिटेल से सीखने को मिलती है, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में और बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ ग्रामर सीखने को मिलती है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है सर, यहाँ आप बेसिक से एडवांस तक ग्रामर सीख रहे हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे उनका कुछ पैसा बच जाए जो आप कोचिंग में जाकर के व्यर्थ बहा देते हैं। तो यहाँ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक लेकर एडवांस तक ग्रामर सीखिए, मुझे मोटिवेट करिए। कमेंट सेक्शन में अगर कोई कमी आपको दिख रही है तो मुझे बताइए, मैं उसको जरूर सुधारूंगा। जैसे मुझे शिकायत मिली है कि वॉइस क्वालिटी में दिक्कत होती है, तो मैं उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं धीमे धीमे करके। बस आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये चैनल हमेशा फ्री रहने वाला है, इस पर आपको कोई भी कभी भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको, और अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। ठीक है सर, तो उसे 100% सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी और कर भी देंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, पिछली वीडियोस को देखिए, और अगली वीडियो मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने डालने वाला हूं, हो सकता है कल डाल दूं। ठीक है सर, तो अपना समय देने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।